हाय एवरीवन, दिस इज टिम्सी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। हमने पार्ट 1 में देखा था कि प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। साथ ही साथ में हमने देखा था कि लैंड फिक्स होने के बावजूद 1960 के एक्ट के बाद लोगों ने कैसे कल्टिवेबल लैंड बनाई, जो वेस्ट लैंड हुआ करती थी उनको कन्वर्ट करके। साथ ही साथ में अब उनकी जो लैंड हो गई, अब उसका कोई स्कोप नहीं बचा इंक्रीज करने का। तो हमने देखा था कि लोगों ने अलग अलग मेथड अपनाए उतनी ही ज़मीन में ज़्यादा प्रोडक्शन करने का। तो पहला मेथड हमारा था मल्टीपल क्रॉपिंग का, दूसरा मेथड था हमारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड का। फिर हमने देखा था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो यूसेज है वो कैसे इंक्रीज हुआ, उसके चक्कर में हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हुई। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज हुआ था कि विल द लैंड सस्टेन, जो हमारी लैंड है वो वैसे की वैसी रही। तो हमने उस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। तो चलिए इस वीडियो में हम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन लेंगे पालमपुर के विलेज के बारे में, और साथ ही साथ में डिस्कस करेंगे थोड़े थोड़े क्वेश्चन। तो देखो, हमने देखा था कि फार्मिंग हो रही थी मेन एक्टिविटी पालमपुर में। तो फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है लैंड। तो अब हम देखेंगे कि लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट थी अमंग द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। देखो, हमें पता है 450 फैमिली थी पूरे पालमपुर में, जिसमें से 150 फैमिलीज ऐसी थी जिनके पास खुद की लैंड ही नहीं हुआ करती थी। इसमें ज्यादातर आते दलित्स। तो वहीं अगर हम बात करें तो 240 फैमिली ऐसी थी जिनके पास लेस देन 2 हेक्टर, मतलब स्मॉल पीस ऑफ लैंड हुआ करता था, जिसपे वो खुद की खेती करा करते थे, और उस पर जितना भी प्रोडक्शन होता था वो उनकी फैमिली के लिए ही हो पाता था, बस अर्निंग्स उससे जीरो हुआ करती थी। तो वहीं अगर हम बात करें 60 फैमिलीज की, तो इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन, बहुत ज़्यादा मतलब मोर देन 2 हेक्टर हुआ करता था। और कुछ कुछ तो ऐसे लोग थे जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा की लैंड हुआ करती थी। ज़्यादातर जो इसमें बिलोंग करते थे इन 60 फैमिलीज में लोग थे, वो थे रिचर सेक्शन और मीडियम सेक्शन का। तो आप इस पिक्चर से पूरा समझ सकते हैं कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूट था पालमपुर में। तो देखो, हमने देखा था जो फैक्टर्स थे प्रोडक्शन के, उसमें सबसे पहले जो चीज थी वो थी लैंड। पर सिर्फ लैंड ही नहीं थी, सेकंड था हमारा लेबर, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्शन में। फार्मिंग की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो फार्मिंग में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए बात आती है कि अब जो पालमपुर है उसमें जो लेबर का काम है वो कौन करेगा। तो देखो, हमने देखा था कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास काफी छोटा पीस ऑफ लैंड है और उस पर वो खेती करते हैं खुद की फैमिली के लिए। तो वो जैसे फार्मर्स हुआ करते थे, स्मॉल फार्मर्स, वो क्या किया करते थे कि अपनी फैमिलीज के साथ उतनी ही जमीन पे खेती किया करते थे और खुद ही का काम खुद से निपटा लेते थे। वहीं अगर हम बात करें मीडियम सेक्शन के जो फार्मर्स हुआ करते थे या जो लार्ज सेक्शन के फार्मर्स हुआ करते, वो क्या किया करते थे, वो लेबर हायर किया करते थे। अब ये लेबर का काम कौन करेगा। तो देखो, ये बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी हमारी। एक तो वो जिनके पास लैंड नहीं है, जो फैमिलीज जिनके पास लैंड नहीं है। दूसरा वो जिनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड है, उस पर जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना भी वो क्रॉप उगा रहे हैं, वो उनके खुद की फैमिलीज के लिए हो जाएगा। पर अर्निंग्स, कुछ हमें पैसा भी चाहिए होता है। तो अब ये फार्मर्स क्या करते हैं, बड़े किसान जो होते हैं इनके यहाँ काम करके पैसे अर्न करते हैं। जो भी उगाया करते थे, जो भी प्रोडक्शन किया करते थे, उनका कोई राइट नहीं हुआ करता था कि जो अगर सपोज करो उन्होंने गेहूं उगाया, लेबर आई, काम वाम किया, गेहूं वगैरह की खेती करी और गेहूं उग के तैयार हो गया, पर जो गेहूं पर हक होगा वो सिर्फ जिसकी जमीन है उसका हुआ करेगा। इनको मिलते थे वेजेस। तो ये दो तरीके से मिला करती थी। एक तो ये कि तुम रोज आओ, रोज अपना पैसा लो और जाओ। दूसरा ये कि जो लार्ज फार्मर्स हुआ करते थे वो इनको हायर कर लिया करते थे एक पूरे साल के लिए या एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो चलो पालमपुर की स्टोरी पे वापस आते हैं। तो देखो, स्टोरी स्टार्ट होती है दाला से। दाला एक लैंडलेस फार्म लेबरर है। ये डेली वेजेस पे काम करते हैं और इनको काम की तलाश में रोज निकलना पड़ता है। अगर हम बात करें डेली वेजेस की, जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिक्स कर रखे हैं कि 300 रुपए पर डे। पर दाला जो है वो 160 रुपए पे काम करते हैं, 160 रुपीज पे काम कर लेते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा कंपटीशन है, काफी ज्यादा लोग हैं जो काम करने को तैयार हैं कम वेजेस पर ही। तो इसी चक्कर में इन्हें कम वेजेस पर ही काम करना पड़ता है। ये दोनों बिलोंग करते हैं पुअर सेक्शन ऑफ द विलेज। इन दोनों की स्टोरी आपको देखने को मिल जाएगी आपकी बुक में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। तो फार्मिंग में हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। सबसे पहला लैंड चाहिए होता है, फिर उसके बाद लेबर चाहिए होती है। जो थर्ड चीज होगी वो हमें चाहिए होती है कैपिटल। अब कैपिटल क्यों। तो देखो, तुम फार्मिंग करोगे तो तुम्हें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, बीज। उसके बाद तुम्हें चाहिए होगा इरिगेशन के लिए सामान। फिर उसके बाद चाहिए होगा फर्टिलाइजर्स। उसके बाद तुम्हें हार्वेस्टिंग के समय भी टूल्स चाहिए होंगे। तो ये सब चीजें कहाँ से अरेंज होंगे, उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा पैसा। तो अभी पैसा स्मॉल फार्मर्स के पास कहाँ से आएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, बोरो करते हैं लार्ज फार्मर से, मतलब लोन लेते हैं बेसिकली लार्ज फार्मर से। मनी लेंडर्स जो हुआ करते थे विलेज में उनसे, साथ ही साथ में ट्रेडर्स जो हुआ करते थे, जो इनको इनपुट दिया करते थे कल्टीवेशन में, जो भी सामान यूज हुआ करता था उनसे। पर ये लोग क्या करते थे, काफी ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे इस पूरे लोन पे। नेक्स्ट हमें स्टोरी देखने को मिलती है सविता की। सविता क्या है कि छोटी सी फार्मर है जिनके पास लगभग 1 हेक्टर के आसपास जमीन है।
इसके बाद एक स्टोरी आती है सविता की। यहाँ पर क्या होता है, जो सविता एक छोटी सी फार्मर है, लगभग इनके पास 1 हेक्टर की जमीन है। अब ये सोचती है उस पर गेहूं उगाने। तो देखो, अब गेहूं उगाने के लिए इनको सीड चाहिए होगा, फर्टिलाइजर चाहिए होगा, साथ ही साथ में और भी चीजें होती हैं जो इनको चाहिए होती हैं। तो लगभग ये पूरा खर्चा दिमाग में गिनती है और कहती है 3,000 रुपए के आसपास इनको चाहिए होगा खर्चा। नेक्स्ट हमारी स्टोरी आती है सविता की। सविता एक स्मॉल फार्मर है, इनके पास लगभग 1 हेक्टर जमीन है जिसपे गेहूं उगाने का सोचती है। गेहूं उगाने के लिए इनको चाहिए होता है सीड, फर्टिलाइजर्स, टूल्स जो भी यूज होते हैं हार्वेस्टिंग में, इरिगेशन में, वो सब। तो 3,000 रुपए के आसपास इनका खर्चा होता है। अब इस 3,000 रुपए के लिए क्या करती हैं, ये जाती है तेजपाल सिंह। तेजपाल सिंह कौन है, ये एक लार्ज फार्मर है विलेज में। ये जाती है उनके पास कर्जे के लिए। तो बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे से इतने रुपए ले लो, पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि 24% इस पे ब्याज देना पड़ेगा। साथ ही साथ में जब हार्वेस्टिंग होगी मेरे यहाँ, हार्वेस्टिंग सीजन में, तब तुम्हें मेरे यहाँ आकर के काम करना पड़ेगा 100 रुपए की दिहाड़ी पे। 100 रुपए तुम्हें एक दिन के मिलेंगे काम करने के, और तुम्हें थ्रू आउट दैट सीजन मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। देखो 100 रुपए काफी कम है। हमने अभी देखा था कि गवर्नमेंट ने ही फिक्स कर रखा है 300 रुपए, और ये दे रहे हैं 100 रुपए। पर इसके बावजूद भी सविता होती हैं वो मान जाती हैं। हालांकि उनको खुद के यहाँ भी काम करना होगा हार्वेस्टिंग सीजन में। अब गेहूं लगानी तो खुद के यहाँ भी उनको काम करना होगा उस समय में। साथ ही साथ में तेजपाल सिंह के भी यहाँ काम करना होगा। 3 बच्चे हैं, उनको भी संभालना होगा। पर फिर भी इतनी जो टफ कंडीशंस है उसके बावजूद भी ये मान जाती हैं इस पूरी कंडीशंस पे, क्योंकि जो स्मॉल फार्मर्स है उनको लोन मिलना काफी मुश्किल होता है, और इसीलिए ये इस पूरी कंडीशन पे मान जाती हैं। तो चलिए, ये तो बात हो गई हमारे स्मॉल फार्मर्स की। अगर बात करें हम मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, तो देखो स्मॉल फार्मर्स क्या किया करते थे, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो उनकी खुद की फैमिली के लिए हुआ करता था। पर अब लार्ज फार्मर्स उनके पास तो काफी ज्यादा जमीन है, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, उतना तो उनकी फैमिली खा नहीं पाएगी। तो उससे सेल करते थे मार्केट में, वहां से पैसा आता था, उस पैसे से सेव भी करते थे ये। तो वही सेविंग्स जो हुआ करती थी फार्मिंग, ये उसी चीज को यूज कर लिया करते थे नेक्स्ट सीजन की फार्मिंग में। ठीक है, तो चलिए ये तो बात आपको आ गई होगी समझ कि स्मॉल फार्मर्स कैसे किया करते थे, लार्ज फार्मर्स कैसे किया करते थे। तो देखो, अभी मैंने बात करी थी सेल करने की, कि जो फार्मर्स है मीडियम और लार्ज फार्मर्स, इतना बड़ा लैंड है उनके पास, तो प्रोडक्शन भी अच्छा खासा होगा, तो सभी तो वो रख नहीं पाएंगे अपनी फैमिली के लिए। तो पहला क्या करेंगे, वो अपनी फैमिली के लिए रख लेंगे। पर जो बचा हुआ अनाज होगा उसको क्या करेंगे, ये लोग सेल कर देंगे। पर स्मॉल फार्मर्स क्या हुआ करते थे, उनका प्रोडक्शन ही बहुत कम हुआ करता था, तो वो क्या करते थे, अपनी फैमिलीज के लिए बचा करके रखा करते थे। अब अगर हम बात करें मीडियम फार्मर्स की, तो ये बेच रहे हैं, ये कहाँ बेचेंगे, ये सप्लाई करेंगे ट्रेडर्स को। मतलब ऐसा होगा, एक गांव है, उसमें सपोज करो कि 2 या 3 ट्रेडर्स हैं। गांव के जो बड़े फार्मर्स हैं, 60 फैमिलीज हैं, तो 60 तो एक ही बंदे के पास जाएंगी नहीं, तो क्या करेंगी, सबके पास जाएंगी, जो अच्छा दाम देगा उसे बेच देंगी। तो ट्रेडर्स हुआ करते थे, अनाज लिया करते थे इनसे, उनको जाकर के बेचा करते थे शॉपकीपर्स, जो कि सिटीज में हुआ करते थे, टाउन्स में हुआ करते थे, उनको। नेक्स्ट हमें एक स्टोरी देखने को मिलती है, स्टोरी ऑफ तेजपाल। तो क्या है ये स्टोरी, बिल्कुल सेम स्टोरी जो मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल दिया, कि तेजपाल है, उनके पास काफी बड़ी जमीन है, प्रोडक्शन हुआ, एक हिस्सा उन्होंने रख लिया अपनी फैमिली के लिए, तो जो बचा हुआ अनाज हुआ उसका क्या किया, उन्होंने बेच दिया मार्केट में। वहां से पैसा आया, उसमें से सेव कर लिया, अब वो उस पूरे पैसे को यूज करेंगे अपने नेक्स्ट सीजन की फार्मिंग में। तो देखो, ये तो बात हो गई पूरी फार्मिंग की। पर हमने देखा था कि फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी तो है, पर उसके अलावा भी लोग छोटे छोटे काम करते हैं। क्या है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।